नशे में नंदिनी बहुत ज्यादा रिलैक्स और फ्री महसूस कर रही थी। अपने जीवन की सारी परेशानियां और तकलीफ वो भूल गई थी। उसके सामने अगर अभी कुछ था तो वो सिर्फ और सिर्फ समीर था, जिसे वो बहुत प्यार करती थी। समीर नंदिनी को संभालने की कोशिश कर रहा था और नंदिनी उसे परेशान करने की। समीर ने कहा, नंदिनी तुम थोड़ी देर सो जाओ, मैं लाइट्स ऑफ कर देता हूँ, मुझे लगता है तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। नंदिनी ने समीर के कंधों पर अपने हाथों को लपेट लिया और बोली, और प्यार की जरूरत नहीं है। समीर ने उसे समझाने की कोशिश की और फिर कहा, है ना, और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तो फिर जताते क्यों नहीं, मुझे प्यार क्यों नहीं करते हो। नंदिनी ये सारी बातें ऐसे कह रही थी जैसे कि वो कोई 10 साल की छोटी सी बच्ची हो। समीर ने नंदिनी का हाथ पकड़ा और उसे बिस्तर की तरफ ले जाने की कोशिश करते हुए बोला, बिल्कुल जताऊंगा, लेकिन पहले तुम सो जाओ। नंदिनी समीर की कोशिश को नाकाम करते हुए वहीं पर एक जगह रुक गई और समीर ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, नंदिनी ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। समीर को थोड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि वो लोग इस वक्त अपने घर में नहीं थे। नंदिनी को यह बात कहाँ याद थी, अभी तो उसके सर पर शराब के साथ साथ समीर का भी नशा चढ़ गया था। समीर उसके जैसे करीब आया, नंदिनी ने उसे खुद की तरफ खींचते हुए कहा, तुम ऐसे दूर क्यों जा रहे हो, मुझे प्यार नहीं करते हो ना, किससे प्यार करते हो फिर, तुमने मुझे बताया ही नहीं कि तुम किससे प्यार करते हो, नहीं तो मैं तुम्हारी शादी उसी लड़की से करवा देती, लेकिन तुमने मुझसे शादी क्यों की, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो शादी भी नहीं करते। वैसे मैं जानती हूँ प्यार और शादी का ना कोई कनेक्शन नहीं है। कभी कभी हम किसी से बहुत प्यार करते हैं लेकिन उससे शादी नहीं कर पाते, और कभी कभी जिससे शादी हो जाती है उससे कभी प्यार ही नहीं कर पाते। तो फिर क्या बचा, सिर्फ कमिटमेंट, यानी कि शादी कमिटमेंट है। तो फिर तुम क्या सिर्फ कमिटमेंट निभा रहे हो। समीर बताओ ना, क्यों ऐसे कर रहे हो। नंदिनी लगातार न जाने क्या क्या बेतुकी बातें बड़बड़ाई जा रही थी और समीर उसकी सारी बातों को प्यार से सुन रहा था, लेकिन उसके इतने सारे सवालों का आखिर वो जवाब क्या देता। नंदिनी मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ और इसीलिए तुमसे शादी की है, और हमारी रिश्ते में प्यार है इसलिए कमिटमेंट है, शादी है इसलिए कमिटमेंट नहीं है। समीर ने नंदिनी को एक छोटे बच्चे की तरह समझाते हुए कहा, अब तुम मुझसे इतना प्यार करते हो तो फिर ऐसे क्यों हो। ऐसे क्यों मतलब, समीर ने आश्चर्य से पूछा। नंदिनी ने बहुत ही खुश होते हुए कहा, मतलब ये कि फिर तो मुझे गाना चाहिए, झूमना चाहिए, नाचना चाहिए। ये कहती हुई नंदिनी ने गाना शुरू कर दिया। जरा सा झूम लूं मैं, अरे ना रे ना रे ना, जरा सा घूम लूं मैं, अरे ना रे ना रे ना, आज तुझे चूम लूं मैं, अरे ना रे बाबा ना, मैं चली बंदे वफा। नंदिनी सभी के कई बार मना करने के बाद भी चुप होने का नाम नहीं ले रही थी। आज उसका मन सिर्फ और सिर्फ नाचने, गाने और झूमने का कर रहा था। समीर ने नंदिनी को अपनी गोद में उठाया और बिस्तर पर पटक दिया। उससे इसके अलावा कुछ नहीं सूझा। नंदिनी ने झूठ मूठ का गुस्सा दिखाते हुए कहा, समीर मुझे गाने दो ना, तुम भी मेरे साथ डांस करो। तुम्हें याद भी है तुमने आखिरी बार मेरे साथ कब डांस किया था। डांस तो छोड़ो, तुमने मेरे लिए गाना कब गाया था। ना ही खुद गाते हो और ना ही मुझे गाने दे रहे हो। नंदिनी ये सब बातें इतना चिल्लाकर कह रही थी कि समीर ने इधर उधर देखा और फिर उसके मुंह पर अपना हाथ रखते हुए बोला, नंदिनी आप किसी और के घर में हैं और यहाँ सब लोग सो रहे हैं। नंदिनी ने उसका हाथ अपने मुंह पर से हटाकर कहना शुरू किया, नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, यही हमारा घर है, मैं यहीं रहती हूँ और तुम भी यहीं रहते हो, बस तुम अब मुझसे प्यार नहीं करते इसीलिए मुझे ये सब बोल रहे हो। तुम्हें अब मेरा गाना गाना भी अच्छा नहीं लगता। बचपन में कैसे मेरे पास आकर कहते थे गाना सुनाओ गाना सुनाओ, और मैं तुमको कितने सारे गाने सुनाती थी, फिर तुम मेरे साथ डांस भी करते थे, लेकिन अब तुमको वो भी नहीं करना है। मैं कट्टी हूं, मैं नहीं बात करी तुमसे। नंदिनी की ऐसी ऊल जलूल बातें सुनते हुए समीर ने अपना सर पकड़ लिया। समीर ने इस बार ठान लिया कि वो नंदिनी को सुला कर रहेगा और इसीलिए
उसने तुरंत कमरे की लाइट ऑफ कर दी और जैसे ही वापस नंदनी की तरफ जाने के लिए मुड़ा, नंदनी उसके पीछे ही खड़ी हो गई। उसने समीर को ऐसे डराया जैसे सच में कोई भूत हो, और बेचारा समीर एक पल के लिए तो उसकी सांसें रुक गई। नंदिनी, क्या हुआ? तुम मुझे देखकर डर गए? समीर ने गहरी सांस ली और बोला, नंदिनी, रात के 3 बज चुके हैं, तुमने बहुत ज्यादा पी ली है और मौसम भी खराब है। थोड़ी देर आराम कर लो तो हम सुबह निकल जाएंगे। नंदिनी समीर की बातों को एक सिरे से अनसुना करते हुए उसके सीने से लिपट गई। समीर बिल्कुल चुप हो गया, क्योंकि उसे इतनी देर से संभालने और समझाने की कोशिश कर रहा था। नंदिनी ने उसे इतने प्यार से गले लगाया था कि वो चाह कर भी उसे दूर नहीं कर सकता था। समीर ने ऐसा किया भी नहीं और नंदिनी के बिखरे हुए गीले लंबे बालों को उसके कंधे के एक तरफ कर दिया। नंदिनी के शरीर में अभी भी कपकपाहट हो रही थी, लेकिन समीर को गले लगाने के 5 से 6 मिनट के बाद उसका शरीर एकदम शांत हो गया। उसके शरीर में कोई भी हलचल नहीं थी। उस तूफानी रात और बंद कमरे में ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो नंदिनी ने आज खुद को सौंप दिया हो। समीर ने भी उसे कसकर पकड़ लिया। उस अंधेरे कमरे में वो नंदिनी को ऐसे न जाने कितने दिनों बाद महसूस कर रहा था, और फिर अचानक से उसने झुकते हुए नंदिनी को अपनी गोद में उठा लिया। नंदिनी का चेहरा अब उसके कंधे पर टिका हुआ था, लेकिन उसकी गर्म सांसें समीर को अपने पूरे शरीर पर महसूस हो रही थी। इस बार समीर ने नंदिनी को बहुत धीरे से ले जाकर बिस्तर पर लेटा दिया, और इससे पहले कि समीर उठकर नंदिनी के पास से हटने की कोशिश करता, उसने ऐसा होने नहीं दिया और समीर के शर्ट का कॉलर पकड़ते हुए उसे भी अपने साथ खींच लिया। समीर को आज रात खुद को रोकने के लिए कोई बहाना नहीं था। वो जानता था कि इस रिश्ते में नंदिनी का ऐसे करीब आना उसका हक है, और समीर का फर्ज बनता है कि वो उसे वो सब कुछ दे जिसकी वो हकदार है। नंदिनी बिल्कुल नहीं चाहती थी कि समीर उस वक्त उससे 1 इंच भी दूरी पर रहे। वो तो उसमें समा जाना चाहती थी। नंदिनी ने समीर की शर्ट के बटन खोलना शुरू किया और अगले ही पल उसने एक झटके से उसकी शर्ट निकालकर फेंक दी। समीर ने भी ऐसे ही एक झटके से नंदिनी के बदन के सारे कपड़े अलग कर दिए। उन दोनों ने एक दूसरे को बेतहाशा किस करना शुरू किया। उन दोनों ने इतने लंबे समय से एक दूसरे को मन से प्यार तो किया था, लेकिन आज रात तन से प्यार करने की बारी थी। समीर और नंदिनी की सांसें तेज थी। बारिश में भीगने के बाद उन दोनों के ठंडे बदन अब गर्म हो चुके थे। नशे में नंदिनी ने खुद को किसी भी तरह से रोकने की कोशिश नहीं की और न ही शर्माने की। वो समीर से अपना प्यार जताने के लिए बिल्कुल फ्री थी, बिना किसी शर्म, हया और बंधन के। थोड़ी देर के बाद दोनों के शरीर पसीने से भीग गए। समीर थक कर लेट चुका था और नंदिनी भी उसकी बाहों में निढाल पड़ी थी। दोनों की खुशबू पूरे कमरे में फैल गई थी। नंदिनी इतनी थक गई थी कि कब उसकी आंख लग गई इसका उसे खुद भी होश नहीं रहा। लेकिन उस रात समीर की आंखें झपकी तक नहीं। वो रात भर नंदिनी को अपने पास महसूस करने के लिए जागा रहा। उसे आज यकीन नहीं हो रहा था कि उन दोनों के बीच इतना सा कुछ हो गया। यह समीर और नंदिनी के लिए पहली बार था। समीर ने सोचा था कि जब भी ऐसा कुछ होगा तो वो मौका बहुत खास होगा। सब कुछ बहुत अच्छे से तैयार करेगा, फूलों से कमरा सजा होगा, सेंटेड कैंडल्स होंगे और नंदिनी के लिए गिफ्ट्स होंगे। लेकिन उसे नहीं पता था कि वो जिस चीज को खास बनाना चाह रहा है वो आज ऐसे खास हो जाएगी। बारिश भरे तूफान में किसी और के घर में नंदिनी की इस हालत में, और उसके मन में कहीं ना कहीं डर भी था, क्योंकि नंदिनी पूरी तरह से होश में नहीं थी। सुबह के 5 बजे के करीब बारिश रुक गई। कमरे में हल्की रोशनी आने लगी, जिसमें अब नंदिनी का प्यारा सा मासूम चेहरा समीर लगातार दिखे जा रहा था। वो कभी उसकी उंगलियों से खेलता, कभी उसके बालों पर हाथ फेरता, कभी उसके माथे को चूम लेता, तो कभी उसे कसकर गले लगा लेता। इस बार समीर ने उसे अपने और करीब करने की कोशिश की तो नंदिनी की नींद टूट गई। उसने धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलने की कोशिश की और पाया कि वह समीर की बाहों में बिना कपड़ों के ऐसे ही पड़ी है। और तो और उसके साथ लेटे हुए समीर की भी वही हालत है। और ये महसूस करते ही नंदिनी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो आंखें खोल तो चुकी थी, लेकिन मिला नहीं पा रही थी। नंदिनी समीर के सीने से एक बार फिर लिपट गई। नशे की वजह से उसका सर भारी था और बदन में भी दर्द था। उन दोनों के शरीर पर न जाने कितने निशान थे, जो ये बताने के लिए काफी थे कि रात उन दोनों ने एक दूसरे को किस तरह से प्यार किया है। समीर ने बड़े ही प्यार से नंदिनी के माथे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम ठीक हो ना? नंदिनी ने अपने मुंह से एक शब्द नहीं निकाला और बस हाँ में अपना सर हिला दिया। समीर को अभी भी डर लग रहा था कि कहीं नंदिनी उस पर गुस्सा ना करे, और इसलिए उसने थोड़ी हिम्मत करते हुए पूछा, नंदिनी, रात जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैंने कल रात खुद को रोका नहीं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती? इससे पहले कि समीर अपनी बात पूरी कर पाता, नंदिनी ने अपना हाथ उसके मुंह पर रखते हुए अपना सर ना भी हिलाया। इसका यही मतलब था
कि कल रात जो कुछ भी हुआ वो नंदिनी खुद भी चाहती थी। नंदिनी ने थोड़ी हिम्मत की और बोली, थैंक्स। समीर ने उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखा और पूछा, किस लिए? नंदिनी अपने होठों को उसके कान के पास लाई और बहुत धीरे से बोली, थैंक्स टू कंप्लीट मी। नंदिनी की मुंह से यह सुनते ही समीर के चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी सी हंसी आ गई और उसने नंदिनी के माथे पर फिर से किस कर दिया। इधर सुबह का शिप हाउस में बारिश में भीग जाने की वजह से रात विराट की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और वो अवनी की डांट सुनने के बाद बेहोश हो गया था। अवनी ने बड़ी मुश्किल से उसे अपने बिस्तर पर लिटाया और पूरी रात उसका ध्यान रखा, लेकिन सुबह के 5 बजे भी विराट का बुखार कम नहीं हुआ था। अवनी अपने दुख दर्द को भूलकर रात से ही विराट के लिए परेशान हो रही थी। उसने अपने मन में सोचा, अगर इन्हें होश नहीं आया तो मैं घर वालों से क्या कहूंगी? विराट रात भर मेरे कमरे में थे। नहीं, ये ठीक नहीं है। अगर किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। अवनी का दिमाग इस वक्त विजय पर से पूरी तरह हट गया था और वो रात से ही सिर्फ और सिर्फ विराट के बारे में सोच रही थी। अवनी ने डरते हुए एक बार फिर विराट के माथे पर अपनी हथेली रखी और उसके तपते हुए माथे को महसूस करते हुए एक बार फिर टेंशन में आ गई। अवनी तुरंत नीचे गई और फ्रिज से ठंडा पानी लेकर आई। विराट के सिरहाने के पास बैठकर उसके माथे पर ठंडी पट्टी रखने लगी। लगभग आधे घंटे पट्टी रखने के बाद अवनी ने फिर से उसका बुखार चेक किया। इस बार पहले की तुलना में विराट का शरीर कम गर्म था। उसे थोड़ी तसल्ली हुई। फिर बड़ी मुश्किल से अवनी ने अपने कमरे में बुखार की दवाई ढूंढी और विराट के माथे से उसे उठाते हुए दवाई खिला दी। ऐसे ही 2 घंटे और बीत गए। 7 बज चुके थे, सूर्योदय हो चुका था और सुबह की धूप विराट के चेहरे पर आ रही थी। उसने अपनी आंखों को मलते हुए खोला तो ये जगह बहुत ही अनजानी सी लगी। इससे पहले कि वो इधर उधर कुछ और देख पाता, उसने महसूस किया कि उसके हाथ को किसी बहुत नाजुक और कोमल हाथों का स्पर्श मिल रहा है। पहली नजर विराट के उस हाथ पर गई और उस हाथ से होते हुए अवनी के चेहरे पर। वो रात भर विराट की चिंता में सो नहीं पाई थी और सुबह सुबह न जाने उसे कब नींद आई कि उसे होश ही नहीं रहा और वो नीचे फर्श पर बैठे बैठे ही सो गई। उसके बाल उसके पूरे चेहरे पर बिखरे हुए थे और विराट मानो उसकी शक्ल देखने के लिए मरा जा रहा हो। लेकिन तभी उसने अपने दिमाग पर जोर डाला और उसे रात की हुई सारी घटना याद आ गई। विराट ने सब कुछ याद करते हुए अपना हाथ एक बार फिर देखा, जिसे अवनी ने किसी बच्चे की तरह पकड़ा हुआ था। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो उसके उन हाथों को हटाकर वहां से बिना किसी से कुछ बताए चला जाए। तभी विराट की नजर बेड साइड टेबल पर पड़ी, जहां अवनी ने फर्स्ट एड बॉक्स, दवाई, पानी और वो सब कुछ रखा हुआ था, जिसे देखकर विराट समझ सकता था कि रात अवनी ने उसके लिए क्या क्या किया है। वो बड़ी खामोशी से और सुकून भरी सुबह में कभी अवनी को देखता तो कभी कमरे में बिखरी उन चीजों को। चेहरे पर पड़ती धूप की वजह से अवनी की आंखें खुलने वाली थी कि विराट ने अपने हाथों से अवनी के चेहरे पर पड़ने वाली धूप को रोक लिया। अवनी एक बार फिर सुकून से सो गई। ये शायद तूफान से पहले की शांति थी।